डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने पीईटी 2021 का पेपर लेकर के आए हुए हैं। और ये पीईटी का आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2021 को। और ये 24 अगस्त 2021 को पहली बार यूपी पीईटी एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इस पेपर को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग इस पेपर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि अभी पीईटी का फॉर्म निकला हुआ है और इसके 1-2 महीने बाद ही आपके पीईटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी पीईटी एग्ज़ाम जो कि आपका 24 अगस्त 2021 को पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसी बेस पर आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब पीईटी 24 अगस्त 2021 को जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हुआ हूं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, और इसको सही ढंग से क्या करना है, अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसमें आपका सबसे पहला आपका जो शासक शासन करने वाला था वो इल्तुतमिश है। और ये इल्तुतमिश आपका 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद से दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले आप इनके कार्यकाल को जान लीजिए, तब उसके बाद से ऑप्शन पे आइएगा। शेरशाह सूरी जो है, इसका कार्यकाल जो है 1540 से लेकर के 45 तक है। उसके बाद से अकबर का काल जो है वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक है। अब बच गया, अगर इतने ही से आपका आंसर निकलने की संभावना बन जाती है, यानी कि सबसे पहले इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश वाला ऑप्शन यहाँ 4 पहले है, यहाँ भी 4 पहले है, तो ये तो दोनों कॉमन हो गया। अब उसके बाद से फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वो 1296 से स्टार्ट होता है। 1296 से आपका 1314 तक, 1314 तक। तो इस तरीके से आपका पहले स्थान पे इल्तुतमिश आ गया, दूसरे स्थान पे आपका इल्तुतमिश आ गया, यानी कि 4, 3, 1 और 2। 4 पहले आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद से 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुकाराम। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ था वो आपका वारेन हेस्टिंग्स। और यहीं पे अगर केवल गवर्नर का नाम पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था, तो उस कंडीशन में आंसर आपका चेंज हो जाएगा और उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद से वारेन हेस्टिंग्स जो था ये बंगाल का गवर्नर बना था, लेकिन इसी के शासनकाल में आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस पर क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ। तो अंतिम गवर्नर भी अगर पूछेगा तो उस कंडीशन में आपका वारेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कार्यरत हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। और इसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था, इसको लिखने वाला व्यक्ति आपका चरक था। और इसी चरक के द्वारा आपकी चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था चरक संहिता। एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि चरक किसके दरबारी विद्वान थे। तो ये चरक के विद्वान के संबंध में ये कनिष्क का दरबारी विद्वान था। और इस पर हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के रूप में वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं कि कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं, और उसका ट्रिक अब पास नाच है और उसको आप लोग डिटेल वहाँ से आप लोग कलेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, औरंगज़ेब की मृत्यु।
और इस औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1709 में न होकर के इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। और इस औरंगजेब को औरंगाबाद महाराष्ट्र में दफनाया गया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र, और ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि बाकी इसमें आप देख रहे होंगे कि सब कुछ सही है। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व हुआ था, शक संवत की शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुई थी, और मुगल युग की शुरुआत मोहम्मद साहब के द्वारा 622 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में दादा भाई नौरोजी को, जबकि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो उस कंडीशन में एनी बेसेंट हो जाएंगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। और इसी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। और इसी से संबंधित क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीचर में अभी क्वेश्चन पूछा था कि न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है आपकी एनी बेसेंट की पुस्तक है। और इसी एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक से होम रूल नामक आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न का मिलान करें, निम्न का सही मिलान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ब्रह्म समाज। अब इसमें भी आपको मिलान करना होगा। और इस ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। यानी कि ए का क्या हो गया? तो ए का आपका हो गया तीसरा, ए का तीसरा। उसके बाद से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, यानी कि इसका हो गया 1। और उसके बाद से आपका आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अब बच गया एक सत्य शोधक समाज, तो ये आपका ज्योतिबा फूले होंगे। तो इस तरीके से ये मिलान करना, और इसमें ज़्यादातर आप लोगों को 1 या 2 ऑप्शन खोजने के बाद ही आपका आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इसकी डेट थी 8 अगस्त 1942, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका 9 अगस्त 1942 को। और इसी 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई तो उसमें सभी महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन आता है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका चिनाब। और ये सलाल पन बिजली परियोजना जो है चिनाब, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बसंत बिसु होता है? तो बसंत बिसु आपका 21 मार्च को होता है। और इस पर भी हम आप लोगों को ट्रिक प्रोवाइड कराए हैं कि दिन रात कब या किस तारीख को बराबर होते हैं। और इसका ट्रिक भी आप लोग शॉर्ट वीडियो से देख सकते हैं, जिसमें 21 माता 22 सीता के रूप में वो ट्रिक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है ये तांबा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इसी खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम विवेकानंद रखा था। अगला क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम। और इसी असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है।
अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदीय तंत्र नदियां हैं। तो गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी आपका हिमालय से, जबकि कावेरी और गोदावरी जो है ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यानी कि 2 और 3, और 2 और 3 में आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि बैंक दर का क्या अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ ये है कि आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही क्या कहलाती है, बैंक रेट के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी, इट विल बी इंक्रीज। अब अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक तरीके से संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और सभी नोटों पर, ये भी जान लीजिए कि सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर अवेलेबल होता है। और बाकी जितने भी भारत में नोट हैं उन 1 रुपये को छोड़ करके बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो बन करके तैयार हुआ था ये 1999 में बन करके तैयार हुआ था, जबकि ये लागू किया गया 1 जून 2000 को ये लागू किया गया। और ये जो लागू किया गया ये किसके स्थान पर अपना स्थान लिया था। तो पहले इसकी जगह पे फेरा चलता था, फेरा, और इसी फेरा को हटा करके सन 2000 में आपका फेमा का निर्माण किया गया। सन 2000 में ये प्रवर्तन में आया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची। और इस राज्य सूची में जो भी आपके 61 वर्तमान में 61 विषय दिए गए हैं और इस 61 विषय पर राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है। तो उस पर कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य सरकार का होता है। जबकि समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या वर्तमान में 52 है और इस 52 विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और संघ सूची में वर्तमान में कुल विषयों की संख्या 100, जिस पर कि केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। हालांकि इस पंचायती राज प्रणाली पर एक अलग से आपका अध्याय भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है आपका 21 क के अंतर्गत दिया गया है। क को ही ए कह सकते हैं। और ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया। और इस 21 ए के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य बनता है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। और इसी के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आपका 2009 में आया था, जो पारित कब हुआ, आपका 2010 में पारित किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में किसने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और इसी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली बोला था।
अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। और इसी अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। जबकि आपका अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता से है, और जबकि अनुच्छेद 24 जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इस तरीके से इसके अनुसार आपका आंसर हो गया अनुच्छेद 29। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ठोस चालक में धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? आपका प्रकाश वर्ष के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत होता है वो 75% होता है। संतरे में बहुतायत रूप में पाया जाता है, तो संतरा में सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस शहर में लाइट हाउस परियोजना को क्रियान्वय नहीं किया गया है? किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वय नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पटना। और इस पटना में आपका लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वय नहीं किया गया है, जबकि अगरतला, रांची और चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि विश्व की कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलायंस जियो। और इसी रिलायंस जियो जो है भारतीय दूरसंचार कंपनी जो कि विश्व की 5वीं सबसे मजबूत दूरसंचार कंपनी के रूप में उभर करके सामने आई। अगला क्वेश्चन आता है बोल्ड का फुल फॉर्म हो गया बैम्बू ओसिस ऑफ लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल में ही भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। और ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में ये आपका बोल्ड योजना क्या की गई? शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 4 जनवरी 2021 को किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आपका घाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर एक तरीके से ये डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि आपका दूसरी की बात पूछ रहा है तो दूसरी में आपका हो जाएगा सुनीता विलियम्स, जबकि सुनीता विलियम्स का इसमें नाम कहीं नहीं है। और ये जो कल्पना चावला का नाम है, ये कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष अमेरिकी महिला के रूप में, भारतीय अमेरिकी मूल की महिला के रूप में अंतरिक्ष में गई थी। और जबकि दूसरी के रूप में हो जाएगा आंसर आपका सुनीता विलियम्स। और ये सुनीता विलियम्स जो हैं ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से ये डाउटफुल क्वेश्चन के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि उस पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमित मलिक। अगला क्वेश्चन कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय। और इसी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा UDISC+ योजना की शुरुआत की गई। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है
यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ई से क्या हो गया एजुकेशन, और इसी एजुकेशन का मतलब हो गया कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई एक योजना परियोजना है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, और ये नेपाल की सीमा को साझा करने वाले देश का ट्रिक भी हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करा चुके हैं, उसको वहाँ से आप लोग कलेक्शन कर सकते हैं, और इसका ट्रिक है हेमा अरुणा शिखंड जा। अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो कोस्टा रिका की राजधानी ये तो एकदम इजी है, दिल्ली को ऐसे ही काट दीजिए, भारत की राजधानी है। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। बीजिंग जो है चीन की, तो एक आंसर बचा आपका सान जोन्स। अगला क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका मलयालम, और ये मलयालम जो है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका 550, जबकि पहले ये संख्या कितनी थी 552, और जब एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के पहले ही आपका जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन था उसे संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो इस तरीके से अधिकतम संख्या आपकी हो गई 550। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार, और सार्क देशों का ट्रिक भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, जिसका ट्रिक है अपनी MBBS, और इसमें आपका A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार ना हो करके आपका मालदीव हो जाएगा, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, और S फॉर आपका श्रीलंका। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो अजंता एलोरा की गुफा जो है आपका औरंगाबाद में स्थापित की गई हैं, और ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, जैसा कि औरंगजेब के बारे में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम आप लोगों को व्याख्या में हमने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित का सांस्कृतिक उत्सव है, तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। अगला क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो आंसर हो जाएगा आपका बुध, और ये बुध जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका 50वां, चूँकि जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, पीईटी में, और बाकी 50 में आपका सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो नोबल पुरस्कार, अंतिम क्वेश्चन आपका कि नोबल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, और ये पुस्तक कौन सी थी, गीतांजलि, और इसी गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए 1913 में इन्हें पहली बार नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये पहले भारतीय तथा एशियाई के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया जीके जीएस का। इससे आप लोग खूब अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पीईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये पीईटी का एग्ज़ाम आपका हुआ था 24 अगस्त 2021 में, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके साथ साथ जितने भी सेट आपके पीईटी में किए गए हैं या परीक्षा हो चुकी है, उस सारे सेट को मैं ले आकर के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इससे आप लोग अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा करके आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप प्रदान करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।